बारिश में ननद की हल्दी। बरसात के दिन थे। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। आसमान में घटा छाई हुई थी। ऐसे में साक्षी अपनी खिड़की पर बैठी हुई आंखों में नमी लिए किसी को याद कर रही थी। जब भी ये मौसम आता है तो मैं आपको बहुत याद करती हूँ। माँ बाबा, आप मुझे इस दुनिया में अपने बिना क्यों छोड़ गए। साक्षी खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी दरवाजा खुलने की आहट हुई। आहट को सुनते ही साक्षी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। अरे भैया, आप सभी आज इतनी जल्दी क्यों आ गए। अब क्या ही बताएं छोटी, बारिश की वजह से हमारे काम करने की पूरी जगह भीग गई है, तो मालिक ने आज सभी मजदूरों की छुट्टी दे दी। बहुत अच्छी बात है। ये आपके हाथ में क्या है। अरे ये तो बस पकौड़े बनाने का सामान है। आज की छुट्टी को हम दिल खोल कर मजे करेंगे। जरूर, लाइए मुझे दीजिए, मैं गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाकर लाती हूँ। साक्षी बस सामान ले ही रही थी कि तभी वहां उसकी भाभियां आ गई। अरे अरे, हमारे रहते हुए तुम क्यों पकौड़े बनाओगी। लाओ हमें दो, हम अभी पकौड़े बनाकर लाती हैं। नहीं भाभी जी, आज आप सुबह से ही कामों में लग रही हो, तो आप रहने दो, मैं बना लूंगी। हम कब मना कर रहे हैं। तुम भी बनाना, लेकिन अपनी ससुराल में। अपने मायके में लड़कियां काम नहीं करती। तुम यहीं अपने भैया के साथ बैठो, हम अभी गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाते हैं। साक्षी की चारों ही भाभियां बहुत अच्छी थी। वैसे वो सभी गरीब थे, लेकिन फिर भी वो सभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहते थे। थोड़ी सी ही देर में चारों भाभियां गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाकर ले आई। हल्की हल्की सी बारिश और ऐसे में चाय के साथ पकौड़े खाकर इस छोटे से पल में पूरे परिवार ने बहुत मजा किया। वैसे आपको कभी कभी इस तरह से अपने काम से छुट्टी लेनी चाहिए और अपने परिवार को भी समय देना चाहिए। वैसे भी अब तो हमारी साक्षी भी बड़ी हो गई है। पता नहीं अब और कितने दिन ये हमारे साथ यहाँ है। चुप कीजिए भाभी, मैं आप सभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हर लड़की ऐसे बोलती, लेकिन तुम्हें भी तो अपनी एक अलग दुनिया बसानी है ना। अपनी भाभी की बात सुनकर साक्षी चुप हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो साक्षी। मैं रो नहीं रही हूँ, बस मेरी आंखों में कुछ चला गया था। ओह, तो तू झूठ भी कितना गंदा बोलती है। तुझे तो जरा भी झूठ बोलना नहीं आता। इधर आ हमारे पास। सभी ने मिलकर साक्षी को खुश कर दिया। भाइयों ने तो अपनी बहन का मन अच्छा कर दिया था, लेकिन अब अपनी बहन की शादी की जिम्मेदारी एक बाप की तरह भाइयों के कंधे पर थी। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। समय के साथ साथ साक्षी की शादी की जिम्मेदारी भी बड़ी होती जा रही थी। सुनिए, साक्षी के लिए एक जगह से रिश्ता आया है। सच? लड़का कैसा है, घर बार कैसा है। शांत हो जाइए, मैं बता रही हूँ। लड़का तो अमीर परिवार से है और घर बार भी अच्छा है, लेकिन वो लोग दहेज में एक गाड़ी की मांग कर रहे हैं। आज का जमाना ही ऐसा हो गया है, बिना दहेज आज के दौर में बात ही नहीं बनती है। वैसे तुमने उन्हें क्या जवाब दिया। अभी तो कुछ भी जवाब नहीं दिया है। मैं क्या करूं। अगर हम चारों भाइयों ने पूरे साल भी पैसे बचाए तब भी एक गाड़ी का इंतजाम नहीं होगा। लगता है कि अब बहन की शादी के लिए कर्ज लेना ही होगा। अपने भाई और भाभी की बात दरवाजे पर खड़ी साक्षी ने सुन ली थी। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई तभी साक्षी अंदर गई। भैया, मैं आपको अपनी शादी के लिए कर्जदार नहीं बनने दूंगी और मुझे किसी भी ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहां पर इस तरह की डिमांड्स रखी जाती हैं। मैं जानती हूँ मेरी शादी आपके ऊपर जिम्मेदारी से ज्यादा बोझ बन चुकी है, लेकिन मैं आपके इसी बोझ को हल्का करना चाहती हूँ। कैसे? भैया भाभी, मैं आप लोगों को बस बताने ही आई थी, लेकिन जब मैंने ये बातें सुनी तो मैं दरवाजे पर ही रुक गई। मैं बताना चाहती थी कि मेरी एक स्कूल में नौकरी लग गई है। तभी साक्षी की भाभियां भी पीछे से आ गई। कैसी नौकरी और कौन से स्कूल में? यहीं पास में ही एक स्कूल है। घर के हालातों और मेरी शादी की चिंता की वजह से मेरे भैया और भाभियों का उतरा हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने एक स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। मेरी माँ भी मुझे बचपन में एक टीचर के रूप में ही देखना चाहती थी, तो आपकी चिंता को हल्का करने और अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए मैंने ये किया। साक्षी की बात सुनकर सभी खुश हो गए। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम अपने पैरों पर खड़ी होगी। मेरी बहन कब इतना सब कुछ समझने लगी, मुझे तो पता ही नहीं चला। तू कर जो तुझे करना हो, हम तेरे साथ हैं। फिर क्या था, अगली सुबह ही साक्षी तैयार होकर अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए निकल गई, जहां उसकी मुलाकात उसी स्कूल में लगे एक टीचर विशाल से हुई। विशाल भी साक्षी की ही उम्र का लड़का था और घर के बिगड़े हुए हालात और जिम्मेदारियों ने उसे इस काम को करने पर मजबूर कर दिया था। आप इस स्कूल में कब से काम कर रहे हो? मैं यहाँ लगभग 1 साल से हूँ। आप शायद आज ही यहाँ आई हो। घर के हालातों और जिम्मेदारियों की खातिर। ओह, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है
जो इतनी कम उम्र में आप पर बोझ बन रही हैं। अपने कंधों के बोझ की खातिर नहीं, मैं मेरे भाइयों के कंधों का बोझ हल्का करने यहाँ आई हूँ। मेरी माँ और बाबा बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए। तब से मैं अपनी भाभियों और भैया के साय में ही पलकर बड़ी हुई हूँ, लेकिन अब मेरी शादी का बोझ उन्हें अंदर ही अंदर कुचल रहा है। मैं समझ सकता हूँ। चलो अब ये सब बातें छोड़ो और मैं तुम्हें ये स्कूल दिखाता हूँ। विशाल ने साक्षी को पूरा स्कूल घुमाया। ऐसे में उनमें आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। इसी तरह से दिन बीत गए और विशाल और साक्षी एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने सही वक्त आने पर एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर दिया। तुम अपना सब कुछ छोड़कर मेरी दुनिया बसाने वाली हो। क्या मेरे लिए इतना काफी नहीं है? मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। साक्षी विशाल की बात सुनकर बहुत खुश हुई और फिर उसने अपने भैया और भाभी से उसे मिलवाया। विशाल की बातें सुनते ही सभी को वो पसंद आ गया। साक्षी, आज तूने हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी से हमें आजाद कर दिया। भले ही हमारे पास तुझे देने को ढेरों दहेज ना हो, लेकिन हमसे जितना बन पड़ेगा हम उतना तो तेरे लिए करेंगे ही। फिर क्या था, साक्षी के चारों भाइयों और भाभियों ने उसी दिन से शादी की तैयारियां शुरू कर दी और एक हफ्ते बाद आज साक्षी की हल्दी का दिन था। क्या बात है साक्षी, तू ऐसे टकी टकी लगाए आसमान को क्यों देख रही है? देखो ना भाभी, आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, लेकिन आज आसमान में बादल नहीं है। ये तो अच्छी बात है। नहीं भाभी, ये बरसात मेरे लिए माँ बाबा का एहसास लेकर आती है। मेरी तमन्ना थी कि मेरी हल्दी और शादी में हल्की हल्की बरसात हो, ताकि मैं अपनी माँ और बाबा को अपने पास ही महसूस कर सकूं। साक्षी की बात सुनकर उसकी भाभी चुप हो गई, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी। देखते ही देखते जैसे ही हल्दी लगने का समय करीब आया, तभी आसमान में बादल गहरा गए। साक्षी घर के आंगन में ही थी और बारिश की हल्की हल्की बूंदें उसके शरीर को छूने लगी। देखा साक्षी, सासू माँ और ससुर जी तेरी हल्दी में शामिल हो ही गए। ये सब देख साक्षी की आंखें नम हो गईं। सभी ने उसकी हल्दी की रस्म की और इसी तरह उसकी शादी का दिन भी आ गया। इसी तरह शादी के दिन भी हल्की हल्की बारिश ने साक्षी को विदा किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। रुक्मणी देवी के बड़े बेटे रोहित की शादी मेनका नाम की एक अमीर, घमंडी और गोरी लड़की से हुई थी, जिसे पैसों का बहुत ज्यादा घमंड था। सास रुक्मणी को मेनका कुछ खास पसंद नहीं आती, क्योंकि कभी कभी वह अपनी सास को भी तेवर दिखाया करती थी। यकीन नहीं होता तो खुद देखिए। अरे मेनका बहू, जरा इधर आना। देखना ये चैनल चेंज नहीं हो रहा। जरा अनोखी सास बहू कहानियां चैनल लगा दे। आपको कुछ आता भी है? बस सास बहू की सीरियल दिखवा लो, फिर मुझ पर तांडव करती रहेंगी। बहू ऐसी होती है, बहू ये काम नहीं करती, उसी को देखकर बिगड़ रही हो आप। तुझसे जितना बोलूं तू उतना क्यों नहीं करती? पता भी है कितनी सीख मिलती है सास बहू की कहानी देखने से। सारी बहू लास्ट में सुधर जाती हैं और एक दिन तुझे भी सुधरना ही पड़ेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। ये लो, लगा दिया है आपका अनोखी सास बहू कहानियां। मेनका सास का फेवरेट चैनल लगाकर चली जाती है। तभी रुक्मणी देवी कहती है, बस बहुत हो गया। इस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के तेवर और नहीं देख सकती। अपने चारों बेटों के लिए ऐसी बहू लाऊंगी कि इसकी तरह घमंडी तो बिल्कुल नहीं होगी। कोई गरीब होगी पर सर्वगुण संपन्न होगी। ये कहकर रुक्मणी अपने चारों बेटे निखिल, मोहन, विवेक, मनीष की फोटो पंडित जी को जाकर दिखाती है और अपने मुताबिक लड़की बताती है। फिर पंडित 4 एक ही घर की कन्या सुमन, निकिता, पंखुड़ी, रागिनी की फोटो दिखाता है, जो कि काली भी थी। फिर भी रुक्मणी उन्हें देखते ही अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और जटमंगनी पट ब्याह कर अपनी चारों काली बहू का गृह प्रवेश कर घर में लाती है। तभी उनकी शक्ल देखकर जेठानी कहती है, अच्छा माँ जी, मुझसे छुटकारा पाने के लिए, मुझसे उनको सुनाने के लिए आप अपनी 4 काली बहू उठा कर लाई हैं। यकीन नहीं हो रहा है, मेरी इतनी स्मार्ट देवर जी ने भी आपकी पसंद से शादी कर ली। भाभी, भला हम माँ की पसंद को कैसे नकार सकते हैं? हमारी पत्नियां सच में ही बहुत सर्वगुण संपन्न है। खैर, आप भी माँ की पसंद हैं। और भाभी, हमारी पत्नियां बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, भले ही दिखने में काली क्यों न हो। बहुओं, ये तुम्हारी बड़ी जेठानी मेनका है और ये जेठ रोहित। नमस्ते जेठ जी, जेठानी जी। ये कहते ही चारों बहू जेठ जेठानी के पैर छूती हैं। देखा, चारों बहू कितनी आज्ञाकारी, आदर्शवादी हैं। कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी और बड़ों का सम्मान भी कर लिया। मुझे पता है माँ जी, आप मुझे सुनाने की फिराक में है, लेकिन मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। पिताजी ने इतने पैसे दिए हैं कि कभी मुझे किसी के सामने झुकना ना पड़े। मेनका, यहाँ तुम गलत हो। बड़ों का आदर सम्मान करने में कैसी शर्म, कैसा झुकना। तुम चुप रहो। देख रही हो सुमन दीदी,
निकिता दीदी, हमारी जेठानी तो किसी का सम्मान नहीं करती है, हमारे सामने भी माँ जी का अपमान कर रही हैं। हाँ, अमीर है ना इसलिए। बहू, बातें हो गई, जाओ अब सब आराम करो। ये सुनकर सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन चारों काली बहू घर का काम कर रही होती हैं। वहीं जेठानी ठाट बाट से सोफे पर बैठकर नेल पेंट लगा रही होती थी। तभी रुक्मणी आकर कहती है, मेनका बहू, मेरे कहने का कुछ फायदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, तुम्हारी छोटी देवरानी बहन के समान है, कम से कम उनका हाथ ही बटा दो। नई रसोई है, उन्हें सामान तो पता नहीं होगा। माँ जी, जब मैं यहाँ काम कर रही थी तो कौन सा आप मुझे बताने आ गई थी? रसोई में भेजते ही खाना पकाना पड़ा था मुझे, उन्हें भी करने दीजिए ये सब। अरे माँ जी, आप दीदी को क्यों कह रही हैं? हमने तो ऑलरेडी सारा खाना तैयार कर लिया, आपको बुलाने आए हैं, खाना खाने आ जाइए। अरे वाह, देखा कितनी तेज है मेरी चारों बहुएं। देख रही हूँ, जब से चारों बहू आई हैं तब से पर लग गई हैं। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी, लेकिन इनका बदला तो मैं उन चारों काली कलूटी देवरानियों से निकाल लूंगी। कुछ देर बाद सभी बैठकर खाना खा रहे थे, जिसमें मेनका को छोड़कर घर के सभी चारों लोग बहू के बने खाने की तारीफ करते हैं। ये सुनकर मेनका और जल भुन जाती है। उसके बाद फिर कभी चारों बहू खाना बनाती तो मेनका उनके बनाए खाने में मिर्च मसाले ज्यादा कर देती, जिससे अगली बार खाने पर रुक्मणी कहती है, अरे ये तुम चारों बहू ने कैसा खाना बनाया आज का? कल तो इतना बढ़िया बनाया था और आज तारीफ सुनकर ढील दे दी क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ बराबर डाला था खाने में। हाँ माँ जी, सारा खाना बराबर तरीके से बनाया था। पर आज का खाना सही नहीं बना रागिनी। जाओ जाकर दोबारा खाना बनाओ, सारा मूड खराब कर दिया, आप बच्चे भूखे जाएंगे। कोई बात नहीं माँ। अब तसल्ली मिली मेरे मन को। कुछ देर बाद मेनका सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी कि जानबूझकर जूस फैलाकर कहती है, पंखुड़ी, सुमन, निकिता, रागिनी, हरे कोई है? यहाँ तो आओ, गंदा हो गया, जरा साफ कर दो। जेठानी जी, अभी करती हूँ। और सुमन, तुम जरा जाकर कपड़े धो दो। हाँ, काली हो तुम चारों बहनें, जरा हाथ साफ कर लेना, कहीं कपड़े मैले ना हो जाएं। जेठानी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप बार बार हमें काली क्यों कहती हैं? अब भला काली को कोई गोरा कह सकता है क्या? नहीं ना? तो चलो जाओ, चारों जल्दी से रसोई, घर, कमरे और गार्डन में पानी देने का काम फटाफट करो। ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अब मेनका हमेशा अपनी चारों काली देवरानी को घर के कामों में उलझाकर परेशान किया करती थी। बार बार खाना बनवाती थी, खुद गंदी करके सफाई करवाती थी, कालेपन के ताने दिया करती थी। वक्त गुजरता है, पांचों बहू अब प्रेग्नेंट थी। रुक्मणी अपनी 5 बहुओं की बराबर सेवा करती थी, उनका ख्याल रखती थी, लेकिन इसमें भी मेनका सास की दी हुई पौष्टिक चीजों को खाती नहीं थी। 9वां महीना चल रहा था, चारों काली देवरानी अभी भी घर का सारा काम करती थी और मेनका सिर्फ बैठकर हुक्म चलाया करती थी। एक दिन रागिनी के पेट में हल्का फुल्का दर्द हो रहा था। सुमन दीदी, मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा रात से ही दर्द हो रहा है, अब डॉक्टर के पास ले चलिए। पूरे घर में कितनी देर से देख रही हूँ और चारों बहनें यहाँ हैं। अरे मुझे भूख लगी थी, कहाँ है मेरा ब्रेकफास्ट? रागिनी, मेरे लिए दूध और टोस्ट लेकर आओ। जेठानी जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, ब्रेकफास्ट कैसे बनाऊंगी? आप मैनेज कर लीजिए। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारी तरह, बहाने बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तो काम नहीं करना। ज्यादा बन रही है ना अपने आप को चारों बहनें, अभी सिट्टी पिट्टी गुल करती हूँ। ये कहकर वो इस कमरे के बाहर तेल डाल देती है। चारों की चारों गिरेंगी ना, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। कुछ देर बाद चारों बहू अपने कमरे से बाहर आती हैं कि फिसल कर गिर जाती हैं, जिससे चारों का लेबर पेन शुरू हो जाता है और सर में भी चोट लग जाती है। आवाज सुनकर रुक्मणी और मेनका आते हैं तो मेनका फिसल कर पेट के बल गिर जाती है, जिससे सबसे ज्यादा चीख उसकी निकलती है। माँ जी, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरी 5 गर्भवती बहुओं को गिरा दिया। अरे सरसों का तेल यहाँ पर कैसे आया? जल्दी से मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। रुक्मणी के कहते ही एम्बुलेंस और उसके बेटे घर पहुंचते हैं। फिर 5 बहू को हॉस्पिटल के वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जहां चारों बहू की डिलीवरी नॉर्मल हो गई, लेकिन मेनका का C सेक्शन करना पड़ता है। होश में आने के बाद डॉक्टर 5 बहू को एक ही वार्ड में शिफ्ट कर देता है, जहां रोते हुए मेनका कहती है, माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चारों देवरानी तो ठीक दिख रही है, उनके पास इतनी मशीन नहीं, लेकिन मेरे पास क्यों है? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? तेरा बच्चा ठीक है, तुझे ज्यादा दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन चारों बहू की डिलीवरी नॉर्मल हुई है। लगता है माँ जी मेरा किया हुआ
मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। भगवान ने मुझे इसकी सजा दी। मैंने चारों देवरानियों को गिराने के लिए वो तेल फेंका था, लेकिन मैं ही पेट के बल गिर पड़ी और मेरा ऑपरेशन हो गया, वरना मैं भी देवरानियों की तरह नॉर्मल डिलीवरी करती। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ भी बहुत बदसलूकी की और तुम चारों भी मुझे माफ कर दो। मेरे घमंड की पट्टी आज आंखों से उतर चुकी है और साफ देखने पर पता चल रहा है इंसान का गोरा होना महत्व नहीं रखता, उसका स्वभाव दिलप्रिय होना चाहिए। काली गोरी तो बस नाम की चमड़ी है। मुझे खुशी है जेठानी जी, आप हमारे जज्बात समझ गई। देखा बहू, मैंने कहा था ना एक दिन तू भी सुधर जाएगी। खैर अंत भला तो सब भला। मेरे तो 4 पोते और 1 पोती है, जमकर नाचूंगी। इसके बाद रुक्मणी अपनी 5 बहू और पोते पोतियों के साथ खुशी खुशी रहती है। उनके नामकरण पार्टी में खूब नाचती है।